हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा क्लास में। जैसा आपको पता है कि एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका एग्जाम आपका प्रोबेबली जनवरी में होने वाला है। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, उसका रिक्रूटमेंट भी हुआ है। तो इसलिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्जाम होगा एमपी पीएससी के थ्रू, तो उसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आपको सेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। तो देखिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी का प्लान होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे इस एग्जाम को हम क्लियर करें। आपको फोकस होना होगा। ठीक है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरह से इस एग्जाम की हम प्लानिंग करें कि इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, उसको क्लियर करना होगा। इसके बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद के अंदर कंसिस्टेंटी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हाउ टू क्रैक एमपीसेट एग्जाम। अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको पहले क्या करना होगा, उसका जो भी सिलेबस है उसको एक बार समझना होगा कि उन्होंने सिलेबस में क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सिलेबस तो आपने देख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो भी उसके कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। कोर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया चलेगा कि हाँ, कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप होने के साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका सीख जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है, तो आपको टाइम मैनेज भी करना आना चाहिए। इसके बाद अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि एक क्लियर प्लान बनाना होगा, डेली रूटीन का, वीकली का और मंथली का। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उनको एक आप डिवाइड कीजिए कि हाँ, मुझे किस तरह से इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो भी टाइम है उसको बैलेंस कीजिए, और इसके बाद आपको ये भी बैलेंस करना होगा कि जो भी आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है और जो आपके प्रॉब्लम पूछे गए हैं, तो उनमें आप बैलेंस कैसे क्रिएट करें, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको देखना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि वो हेल्प करता है क्विक रिवीजन में। क्योंकि आप एक मोटी सी नोट्स लेकर बैठे हैं कि हाँ, मुझे इसको रिवीजन करना है, तो पहले ही हम डर जाते हैं कि अरे, हम कैसे इसकी रिवीजन करें। ठीक है, और इधर उधर भटक जाते हैं, ये भी क्वेश्चन देखने लगे, वे भी क्वेश्चन देखने लगे। लेकिन आपको आपके पास एक शॉर्ट नोट्स है तो उससे क्या हो जाता है, एक क्विक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, और वो चीजें रिमेम्बर हो जाती हैं कि हाँ, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का तरीका आना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक है उसके लिए एक स्पेसिफिक आवर दीजिए कि हाँ, मुझे इस इतने आवर्स में इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होना चाहिए कि आपको फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, रिवाइज करना चाहिए डेली बेसिस पे, वीकेंड पे, जो भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ, मैं वीकेंड पे रिवाइज करूंगा, तो आप वीकली रिवाइज कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपको शॉर्ट्स ब्रेक है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ, हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो इससे हम क्या होता है, बिल्कुल बॉडी हमारी रेस्ट में हो जाती है। ठीक, मीन दैट कि वहां पर क्या आ जाता है, हमारी बॉडी में एनर्सिया डेवलप हो जाता है कि हाँ, बॉडी रेस्ट में आ गई है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंट लाना होगा। ठीक है, खुद को मोटिवेट करना होगा कि हाँ, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ।
और वो आपके पास मोटिवेशन कब आएगा? जब आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको आपके पास क्या होगा कि जो भी उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो उसकी भी प्रिपरेशन है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक? इसके बाद प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट दिया हुआ है कि हाँ, मैं ये कर ले रहा हूँ, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, ठीक? इसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक? डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली, ओके? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हम क्या है, तो आपको अगर आपके पास अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपके पास 3 मंथ्स है। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए और डिसिप्लिन रहिए। इसके बाद डेली प्रैक्टिस कीजिए, वीकली रिवाइज़ कीजिए और हमेशा ये याद रखिए कि कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क ही आपको सक्सेस दिलाती है, ठीक है? तो ये तो थोड़ा-सा मोटिवेशन गाइड करने का तरीका है कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से मूव करना चाहिए, ठीक है? और मैं बता दूँ कि मेरा नाम सुजाता है और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ एज़ अ गेस्ट लेक्चर और मेरी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए इतना तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे कोर्स को ज़रूर जॉइन कीजिए और क्योंकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ही कोर्स जॉइन करना है। कहीं से भी अगर आपको ऑफलाइन मिलता है, वहाँ भी आप जॉइन कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन ग्रुप मिलता है तो उसे आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है आपको, ठीक है? जो भी प्रिपरेशन कराने में क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर आप कोई एक टॉपिक लो लेकर ढूँढने जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा 1 डे चला गया। और अगर आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन ग्रुप जॉइन करते हैं तो उससे आपका टाइम बच जाता है क्योंकि सब कुछ आपको वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई सा भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स अच्छा लगता है, जो भी उसे आप जॉइन कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में क्या-क्या मेंशन है आपको क्या पढ़ना है? तो देखिए आपका सिलेबस है ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर की गई है, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका क्या है, फर्स्ट है आपका मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स जो फिजिक्स है उसको पढ़नी है और क्या-क्या पढ़ना है इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है? इससे बाहर ये कुछ नहीं पूछते हैं, जो भी पूछेंगे, जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, वहीं से ये पूछेंगे, ठीक? तो ये हिंदी में भी मैंने डाल दिया है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो भी होंगे इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या-क्या पढ़ना है ये आपको मेंशन किया गया है। इसके बाद आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपका क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स और एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये मेंशन है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड डेटा एनालिसिस एंड नेक्स्ट है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसके बाद आपका आ जाता है क्या कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स के बाद आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है? तो आपके पास ये 10 यूनिट है और 10 को 3 मंथ्स में कवर करना है। तो इसे कैसे कवर करेंगे? तो अगर इसको कवर करना है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस में आपको क्या मेंशन है? फर्स्ट पॉइंट है आपका न्यूटन्स लॉ, ठीक है? इसके बाद फेज स्पेस डायनामिक्स एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस है। तो हम देखेंगे न्यूटन्स लॉस क्या होते हैं। तो मैंने एक आपको याद दिलाने के लिए क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर रखा है कि न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं क्योंकि आप इसे लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपके माइंड में तो एक
मैप बन जाना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ है जो न्यूटन्स का, वो क्या है, किस पर बेस्ड है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और किसी एक डायरेक्शन में वो चल रही है तो उसी डायरेक्शन में ही वो चलना चाहती है, ठीक। तो अगर हमें क्या करना है, उसमें चेंज लाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी उस बॉडी में क्या होगा, चेंज आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया था, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ से आया था। और यहाँ पर ये आपको मेंशन किया गया है कि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। देखिए जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी, ठीक। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसका मास ज्यादा है, ठीक है, तो उस पर इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। अगर उसको क्या करना है कि अगर मूव कराना है मीन्स दैट, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उतना ही ज्यादा हमें लगाना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, इफेक्ट ऑफ मोशन। जो भी आप मोशन का इफेक्ट देखते हैं वही आपका लीनियर मोमेंटम है। या बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन मीन्स दैट कि जो भी मोशन है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, लीनियर मोमेंटम से मिलता है। और आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और जहाँ पर आपको पता है कि अगर वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो आपका मोमेंटम भी होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सेकेंड लॉ क्या है, तो देखिए जो सेकेंड लॉ है वो क्या बताता है कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू नेट फोर्स। या ऐसे बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि देख लेते हैं। देखिए आपको क्या मेंशन है, एफ ने, ठीक। और पी आपको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। पी आपका क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी रख लीजिए, ठीक। आपका मास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे आप ले लेंगे बाहर, और ये आपका क्या क्या बन जाएगा, डीवी ओवर डी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट फोर्स और नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो ये है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। मोमेंटम क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या है, जो फोर्स होते हैं उनकी यूनिट कितनी है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, अगर हमारा कोर्स अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है कि आपको ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे कोर्स की फी रखी गई है वो ज़्यादा नहीं है, 2999 है। तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर बेहतर प्रिपरेशन करनी है तो आपको कहीं ना कहीं कोर्स तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।